नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वंशानुक्रम एवं विविधता के सिद्धांत का पार्ट 6, जिसमें हम स्टडी करेंगे उत्परिवर्तन के नियम के बारे में। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, ये चैप्टर 6 में भी है और चैप्टर 8 में भी है। जब हम चैप्टर 8 इवोल्यूशन पढ़ेंगे, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, वहाँ पर भी आपको उत्परिवर्तन मिलेगा, वहाँ डिटेल में है। लेकिन मैंने इस टॉपिक को यहाँ भी डिटेल में समझाया जिससे कि दोनों जगह आपको ये क्लियर हो जाए और ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं उत्परिवर्तन के बारे में यानी म्यूटेशन। तो समझते हैं उत्परिवर्तन। किसी जीव के लक्षणों में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं यानी म्यूटेशन कहते हैं। यह चेंजेस मेनली जीन में होते हैं और अगर यह जीन में होंगे तो ये कहाँ दिखाई देंगे? कोशिका के अंदर दिखाई देंगे, यानी फिनोटाइप के रूप में आपको दिखाई देंगे। तो उत्परिवर्तन कायिक कोशिकाओं में भी हो सकता है और जनन कोशिकाओं में भी हो सकता है। कायिक कोशिकाओं में होगा तो उसी जनरेशन में रहेगा, उसी मनुष्य में रहेगा, उसी मानव में रहेगा। लेकिन जब यह उत्परिवर्तन जनन कोशिकाओं में होता है, उसके कारण यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। तो कायिक कोशिकाओं में होने वाला उत्परिवर्तन जीवों की मृत्यु के साथ नष्ट हो जाता है, जबकि जनन कोशिकाओं में होने वाला उत्परिवर्तन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि उत्परिवर्तन जो है मेनली क्या है कि जो व्यक्ति के गुणों में परिवर्तन कर दे, व्यक्ति के गुणों में अचानक आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है, कायिक कोशिकाओं में और जनन कोशिकाओं में। अगर कायिक कोशिकाओं में है तो यह मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होगा। लेकिन अगर यह परिवर्तन जनन कोशिकाओं में है तो यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित। तो डच वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी व्रीज। तो ह्यूगो डी व्रीज ने सबसे पहले उत्परिवर्तन के बारे में बताया था 1901 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस उत्परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, दूसरा होता है जीन उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय यानी क्रोमोसोमल म्यूटेशन, अर्थात ऐसा म्यूटेशन जो किसके अंदर हो रहा है? क्रोमोसोम के अंदर हो रहा है। अर्थात जो चेंजेस, अगर कोई चेंजेस क्रोमोसोम के अंदर आ रहे हैं, कोई विकार क्रोमोसोम के अंदर उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहेंगे। वहीं अगर कोई चेंज जीन में हो रहा है, जीन के अंदर हो रहा है, तो उसे जीन उत्परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं अपन गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन अर्थात क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में। तो ये समझ लेते हैं कि आपको पता है हमारे सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और इन क्रोमोसोम्स हमें कब दिखाई देते हैं? जब सेल डिवीज़न होना होता है, यानी कोशिका विभाजन होना होता है। तो कोशिका विभाजन के समय अगर इनकी संरचना में कोई परिवर्तन आ जाए क्रोमोसोम की, या फिर इनकी संख्या में परिवर्तन आ जाए, जैसे कि दो पेयर में अगर प्रेजेंट हैं तो उसकी जगह दो पेयर में क्या की जगह क्या हो जाए? दो की जगह तीन हो जाए, दो की जगह कैसे हो जाए? तीन हो जाए, या फिर दो की जगह एक ही रह जाए। इसके अलावा पूरा का पूरा एक सेट बढ़ जाए, जैसे कि अगर हमें पता है मानव में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, 23 जोड़े होते हैं। इन 23 जोड़ों की जगह अगर 24 जोड़े हो जाए या फिर 22 जोड़े ही रह जाए, एक जोड़ा कम हो जाए, तो उससे भी हम क्या किसी कैटेगरी में रखेंगे? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की श्रेणी में रखेंगे। तो चलो एक बार देख लेते हैं। गुणसूत्रों की संख्या तथा उनकी संरचना में होने वाले परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय होने वाली गड़बड़ियों से गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है। वही बात आ गई ना, कोशिका विभाजन होते समय अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परेशानी आती है, तो उस कारण से गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है, सुगुणिता और बहुगुणिता। सुगुणिता को इंग्लिश में यूप्लॉइडी कहते हैं और बहुगुणिता को पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। तो अगर किसी भी क्रोमोसोम में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये क्रोमोसोम का एक जोड़ा है, इस क्रोमोसोम के जोड़े में अगर एक क्रोमोसोम और बढ़ जाए या फिर यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम हो जाए, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम में होता है, एक क्रोमोसोम एक्स रहता है, दूसरा नहीं रहता है, मतलब एक अब्सेंट हो जाता है, एक कम हो जाता है। और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, एक्स एक्स वाई,
3 क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से अगर किसी वजह से कोई क्रोमोसोम बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, उसे हम सुगुणिता या यूप्लॉइडी कहते हैं। और बहुगुणिता किसे कहेंगे? जब पूरा का पूरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाए, ठीक, पूरे का पूरा जोड़ा बढ़ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। और पॉलीप्लॉइडी मुख्यतः आपको पौधों में मिलेगा, मानव में मुश्किल से ही देखने को मिलता है। सामान्यतः किसमें मिलेगा? पौधों में देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है तो उसे बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। क्या हो रहा है? जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, मतलब गुणसूत्र बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तब उसे हम क्या कहेंगे? बहुगुणिता कहेंगे। जब गुणसूत्र की अगुणित सेट में संपूर्ण रूप से वृद्धि होती है, देखो लिखा है ना, अगुणित सेट में मतलब 23 जोड़े हैं, 23 या 24 जोड़े हो जाएं, या 22 जोड़े रह जाएं, या 21 जोड़े रह जाएं, तो पूरा का पूरा सेट अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूप्लॉइडी कहेंगे या बहुगुणिता या सत्य बहुगुणिता कहेंगे। ठीक है, तो यूप्लॉइडी इज द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन द जीनोम। नेक्स्ट, सुगुणिता अनुप्लॉइडी जो मैंने अभी समझाया, जब द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में से एक या दो गुणसूत्र अधिक या कम हो जाते हैं तो इसे असुगुणिता कहेंगे। जैसे डाउन सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21 वाला जो क्रोमोसोम है, उस 21 वाले क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। 21वें नंबर वाले क्रोमोसोम, जो इस तरह से मान के बना दिया, जैसे कोई भी एक 21वां क्रोमोसोम हो सकता है, उस पर अगर एक क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और टर्नर सिंड्रोम में आपको पता है XX हो जाता है, जो अपन आगे भी पढ़ेंगे अभी जब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो इस तरह से जब एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सुगुणिता या फिर अनिप्लॉइडी। जब द्विगुणित गुणसूत्रों के सेट में एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है तो उसे ट्राइसोमी कहते हैं। ट्राइसोमी मतलब वही कि 21 वाला था, उसमें 2 क्रोमोसोम थे एक साथ जोड़े में, और एक और बढ़ गया, तो कितने जोड़े हो गए? कितने गुणसूत्र हो गए? 3 हो गए। एक सेट में 3 क्रोमोसोम हो गए, मतलब ट्राइसोमी हो गई। ऐसे एक सेट में अगर एक सेट में 2 बढ़ जाए एक्स्ट्रा तो टेट्रासोमी हो जाएगी। 5 बढ़ जाए, मतलब 3 बढ़ जाए तो पेंटासोमी हो जाएगी। तो इस तरह से बढ़ता चला जाता है, और बहुत सारे बढ़ जाए तो पॉलीसोमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीसोमी। पॉलीसोमी मतलब जब एक ही सेट में बहुत सारे क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट, जब एक गुणसूत्र की हानि होती है, जब कमी होगी तो उसे मोनोसोमी कहेंगे। ये मोनोसोमी, ट्राइसोमी दोनों किसके उदाहरण हैं? दोनों ही असगुणिता के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल दिया, टर्नर सिंड्रोम किसका उदाहरण है? मोनोसोमी का, क्योंकि इसमें एक क्रोमोसोम रह जाता है, दूसरा नहीं रहता है। तो जब XX या XY होना चाहिए था, उसकी जगह एक क्रोमोसोम हट जाता है, सिर्फ एक क्रोमोसोम रह जाता है, इसलिए किसका उदाहरण हो गया? मोनोसोमी का उदाहरण हो गया। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि टर्नर सिंड्रोम किसका उदाहरण है? मोनोसोमी का, ठीक है, या फिर टेट्रासोमी का या पेंटासोमी का। तो किसका उदाहरण है ये? मोनोसोमी का। मोनोसोमी में भी किसका? असगुणिता का, अनिप्लॉइडी का। ठीक है, नेक्स्ट, जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन मतलब जीन के अंदर होने वाला परिवर्तन। जैसे जीन के सीक्वेंस है ATGGCC, कुछ भी है मान के चलो, तो यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट होगा TACCCG, इस तरह से कुछ होगा। तो अब मान के चलो अगर यहाँ से ये वाले क्रोमोसोम में कोई, इस वाले जीन में कोई परिवर्तन आ जाता है, या कहीं भी इस पूरे सीक्वेंस में किसी भी जगह अगर किसी अणु में परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? जीन उत्परिवर्तन कहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है जीन में होने वाले आणविक परिवर्तन। तो जीन में अगर किसी अणु में कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम जीन उत्परिवर्तन कहेंगे। यह 2 प्रकार का होता है, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन और फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन, मतलब सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहाँ समझते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कि जैसे कि ये एक सीक्वेंस था, इस सीक्वेंस में से इस एक ही पॉइंट की जगह क्या हुआ, मतलब इसे पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं या बिंदु म्यूटेशन भी कहते हैं। ठीक है, बिंदु उत्परिवर्तन, यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पर क्या हुआ, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसी एक पॉइंट पर जी की जगह, यहाँ देखो जी है, जी की जगह क्या आ गया? ए आ गया। और जब जी की जगह ए आ जाएगा तो जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? ए की जगह टी। तो इस तरह से सिर्फ एक ही सीक्वेंस में क्या आया? परिवर्तन आया, इसलिए हम इसे पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे या बिंदु उत्परिवर्तन कहेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब इसमें बदल जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, एक की जगह दूसरा एक्सचेंज हो जाता है।
तो अगर यह एक्सचेंज प्यूरिन का प्यूरिन से है, अगर यह एक्सचेंज प्यूरिन का प्यूरिन से है और पिरामिडिन का पिरामिडिन से है तो उसे ट्रांजिशन कहेंगे। और अगर यह परिवर्तन प्यूरिन का पिरामिडिन से और पिरामिडिन का प्यूरिन से है तो उसे ट्रांसवर्शन कहेंगे। इसका मतलब क्या है, जरा समझ लो अच्छे से। प्यूरिन क्या होता है, पहले ए और जी इन दोनों को, एडेनाइन और गुआनाइन दोनों को ही हम प्यूरिन कहते हैं, और साइटोसिन और थाइमिन इन दोनों को हम पिरामिडिन कहते हैं। इसके साथ यूरेसिल को भी पिरामिडिन कहा जाता है, पर चूंकि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर एडेनाइन की जगह अगर गुआनाइन आ जाए या गुआनाइन की जगह एडेनाइन आ जाए तो प्यूरिन से प्यूरिन बदल रहा है तो उसे हम ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। और अगर सी की जगह टी आ जाए, टी की जगह सी आ जाए तो भी पिरामिडिन से पिरामिडिन बदल रहा है तो भी हम उसे ट्रांजिशन कहेंगे। पर अगर ए की जगह सी आ जाए या टी आ जाए और जी की जगह सी आ जाए या टी आ जाए, तो जब कोई प्यूरिन पिरामिडिन से बदलता है, मतलब ए की जगह सी या टी आ जाए, जी की जगह सी या टी आ जाए, तब उसे हम ट्रांसवर्शन कहेंगे। तो ये आपको मेनली अभी याद नहीं रखना है डीप में, बस आप याद इतना रखिए कि जीन म्यूटेशन दो प्रकार का होता है। एक को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, दूसरे को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन या बिंदुगत परिवर्तन में किसी एक बिंदु पर जीन का बदलाव आता है, जीन की सीक्वेंस बदल जाता है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में पूरी की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो जाती है। और इसे हम देखते हैं ऐसे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है राम हैज़ रेड कैप, ये हम मान लेते हैं किसी जीन का सीक्वेंस है, राम हैज़ रेड कैप। अब इस सीक्वेंस में यहाँ पर अगर किसी जगह यहाँ पर एक इंसर्शन हो गया, मतलब बी आके जुड़ गया, तो जोड़ने के बाद क्या होगा, जब हम इसे पढ़ेंगे 3-3 के फॉर्म में, तो यहाँ पर ये बी आने से ये बी आर ई हो गया, ये डी सी ई हो गया, ये पी हो गया, इसका सीक्वेंस, इसका जो फिनोटाइप है वो बदल गया। और अगर आई को और इंसर्ट कर दिया तो इसका सीक्वेंस बदल जाएगा, और भी अगर को इंसर्ट करेंगे तो भी इसका सीक्वेंस बदल जाएगा। तो इस तरह से किसी भी अणु के जुड़ने के बाद जब परिवर्तन आ जाता है जीन में, तब उसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। उसी प्रकार डिलीशन के बाद भी, मतलब किसी, जैसे हमने कहा एडिशन के बाद जैसे हमने क्या किया, बी को ऐड कर दिया, उसी प्रकार अगर हम यहाँ से किसी एक सीक्वेंस को हटा देते, मान के चलो एच को हटा देते, तो हटाने के बाद भी राम, ए एस आर, ई डी सी, ए पी अलग हो जाता। तो इसी तरह से जब हम इसे पढ़ते जाते तो हमारा सीक्वेंस बदल जाता। तो इस तरह से पूरी की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो जाती है, मतलब पूरे का पूरा सीक्वेंस जो है वो बिगड़ जाता है। इसे ही हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। और यह किस वजह से होता है, किसी भी न्यूक्लियोटाइड के एडिशन या डिलीशन की वजह से होता है, किसी भी न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने या घटने की वजह से होता है। तो इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।